बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद। वेलकम टू सियासी चक्कर। आज की सबसे हैपनिंग खबर मेरी नजर में एक बार फिर अदालत उज़्मा से आई है, सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स थे कि पाकिस्तान से क्लैश कल्चर खत्म करना होगा। ना सिर्फ क्लैशिंग का कल्चर, मनशियात का खात्मा भी करना होगा। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, जिस तरह क्लैशिंग का कल्चर पाकिस्तान में आम हो चुका है, अब इसका खात्मा एक बहुत मुश्किल चैलेंज होगा। लेकिन मैं किसी सियासी जमात के मंशूर में ये देख नहीं रहा हूं कि वो क्लैशिंग के कल्चर के खात्मे की बात करें या मनशियात के खात्मे की बात करें। खैर, जान लेते हैं सियासी जमातें हमारे साथ मौजूद हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रऊफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रऊफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपकी कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाहिदा रहमानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साहिबा ने बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिदा साहिबा, आपकी कीमती वक्त का। सीनियर तजज़ियाकार नईम कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद है। आपका भी नईम साहब बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। रऊफ सिद्दीकी साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा सबसे पहले, क्या पाकिस्तान से क्लैशिंकोव कल्चर का खात्मा मुमकिन है? हाँ हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। कौन सा ऐसा अच्छा काम है जो नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए वो इन्वायरमेंट और वो एटमॉस्फेयर भी तो होना चाहिए। जब पाकिस्तान के अंदर 1100-1200 ख़ानदानों के एलीट क्लास मौजूद हो, जो लोगों पे जुल्म भी करते हों, जो लोगों पे कब्ज़े भी करते हों, जो उनको तबाह और बर्बाद भी करते हों, तो उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा तो लाहक होंगे। लिहाजा उसी की वजह से जो नौजवान बेरोज़गार होते हैं, जिनके हकूक़ छीने जाते हैं, वो बंदूकें उठा लेते हैं और ये अपनी हिफाजत के लिए बंदूकें ख़रीदते हैं। तो ये जो असलहा बेचना और ख़रीदना और है, ये कारोबार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल है और पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा ये एक स्टेटस सिंबल भी बन गया पाकिस्तान के अंदर कि जिसके साथ जितने भी क्लाशन को बर्दाश्त ज़्यादा होंगे, पता चलता है कि वो सबसे बड़ा आदमी है और उससे सब लोग कांपते हैं। तो ये लेकिन करने की बात अगर आएगी तो इसको किया जा सकता है। कौन सा काम है जो मुकम्मल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि क्रॉस दी बोर्ड बग़ैर किसी मरतबे के, बग़ैर किसी चीज़ के आप ख़त्म करें। ये नहीं है कि चोरों और डाकुओं को तो आप मुसल्लह कर दें और गरीब आवाम को आप गैर मुसल्लह कर दें और उनके रहमो करम पर डाल दें। तो ये अगर नहीं होगा, इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मसला ये है कि इसको हल करने के भी कोई तरीक़े होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एलीट क्लास को इस बात पे कायल करें, ज़बरदस्ती करें, कानून के ज़रिए करें, सुप्रीम कोर्ट करे कि ये तमाम पाकिस्तानियों की तरह ये भी एक पाकिस्तानी है और उसी की बुनियाद पर ये यहाँ पे ज़िंदगी गुजारेंगे, जैसे सारे पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानी अपने दिन और रात गुजारते हैं। शाहिदा रहमानी साहबा, अगर आप मुझे सुन सकती हैं, आपकी नजर में पीपल्स पार्टी क्लैशिंकोव कल्चर का खात्मा करेगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा क्लाशनकोव कल्चर और इस तरह की जो लफ्ज़ियात हैं उसकी मुखालफत की है। और आपको याद होगा कि किसी जमाने में किसी के पास भी ज्यादा नहीं, 70 की दहाई में चले जाएं तो किसी के पास असला नहीं होता था। सब कलम की ताकत से अपने आप को ऊपर लेकर आते थे। जो भी काबिलियत होती थी वो कलम की समझी जाती थी और असला कल्चर तो बहुत ही बुरा मायूस समझा जाता था। लेकिन फिर आपने देखा कि जब जनरल जिया आर्मी डिक्टेटर इस मुल्क में मुसल्लत हुआ तो फिर ये क्लाशनकोव कल्चर को वो देकर गए और इंट्रोड्यूस करा के गए। और आपने देखा कि फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जो लसानियत की बेस पर आई और उन्होंने अपने नौजवानों को, जो कि आला तालीम याफ्ता हुआ करते थे, उनमें तहजीब और तमद्दुन हुआ करता था, उनसे कहा कि जी अब आप जो है घर से टीवी बेचो, घर के जेवरात बेचो, लेकिन असला जरूर खरीदो, क्लाशनकोव जरूर खरीदो। और फिर वो क्लाशनकोव कल्चर उन नौजवानों के हाथ में आ गया जो तालीम हासिल करते थे, उनसे तालीम छीन ली गई। उनकी जो तालीम थी वो उनको जो है सेक्टर और यूनिट पास कराने लगे। तो यही क्लाशनकोव कल्चर ने कराची शहर का सुकून तबाह बर्बाद किया और आपने देखा कि इस शहर ने बहुत ज्यादा खूनरेजी देखी। तो हम तो सख्ती से इसके मुखालिफ और हम चाहते हैं कि क्लाशनकोव कल्चर और ये असला कल्चर जो है इसे खत्म होना चाहिए। तालीम का जो है उससे प्रमोट होना चाहिए, तहजीब और तमद्दुन को प्रमोट होना चाहिए। नईम कुरैशी साहब, आपकी नजर में क्लैशिंकोव कल्चर का खात्मा मुमकिन है पाकिस्तान में? देखिए, सबसे पहले तो हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले।
बात यह है कि ज़रा सा हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि चीफ़ जस्टिस साहब क्या फरमा रहे हैं। क्या वो ये फरमा रहे हैं कि कलशनकॉफ कल्चर, तो ये उस ज़माने की बात है कि जब कराची में MQM के मुतहरिब गिरोहों के दरमियान जो सिलसिला चल रहा था, उसके अलावा MQM के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हुए उस दौरान में जिस तरह से कलशनकॉफ का नाम पैदा हुआ, या मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है शूटिंग जिस तरह हुआ करती थी, अब वो सूरत हाल तो इस वक्त कराची या दूसरे शहरों में नज़र नहीं आती। तो यकीनी तौर पे चीफ़ जस्टिस साहब का जो इशारा है वो हमारी एलीट क्लास की तरफ है, वो इशराफिया की तरफ है। आज तो कराची में कोई ऐसा सिलसिला नहीं हो रहा कत्तो गारत गरी का। तो अब असल चीज़ ये है कि चूँकि मेरे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं वो तो सियासी पार्टियों से, मेरा ताल्लुक़ तो सियासी पार्टी से नहीं है, तो असल चीज़ तो ये है कि सियासी पार्टियों की कितनी विलिंगनेस है कि वो ख़ुद जो है उस कल्चर की, जो कि जागीरदाराना एक कल्चर की हमारी नुमाइंदगी करती है, कि उसको किस हद तक ख़त्म करने के लिए राज़ी हैं। मोहतरमा शाहिदा साहिबा ने फरमाया कि भाई पीपल्स पार्टी, लेकिन हकीकत ये है कि आप ये देखें कि जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सब के साथ जिस तरह यहाँ पर गार्ड्स होते हैं और जिस तरह असलहे की नुमाइश की जाती है, तो ये तो आप सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी है कि वो चीफ़ जस्टिस साहब की बात पे लब्बैक कहते हुए कोई इनिशिएटिव लें और कोई सिलसिला इसका करें। राइट। अच्छा, MQM यस का सिस्टम के खिलाफ बबांगे दोहल पर लगता है सर कि क्या आप इस मसले का हल निकाल पाएंगे रऊफ साहब? देखिए, पहले तो मैं ज़रा सा रिस्पॉन्ड करूं कि जो अभी बात की गई थी MQM के हवाले से, मैं ज़रा रिकॉर्ड को भी ठीक कर दूं। अल-ज़ुल्फ़िकार जब बनाई गई थी ना, तो उस वक्त MQM का वजूद भी नहीं था। जब PIA का जहाज़ अगवा किया गया था तो उस वक्त भी कोई वजूद MQM का नहीं था। जब सानिया पक्का खिलाफ 80-90 औरतों को कुरान शरीफ के उठाकर बाहर निकलने पर गोलियों से बौछार करके जान से मार दिया गया था, उस वक्त भी MQM का मामला नहीं थे। MQM तो एक रद्द-ए-अमल थी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए। ये सारे बाजू जो थे ना, ये सब आजमाए हुए थे। मैं तो खुद वज़ीर दाखिला जब था तो मैंने कच्चे के इलाके में जब मैं ऑपरेशन किया तो वहाँ पता चला कि असले के ढेर आज भी लगे हुए हैं, आज भी फ़ौज के साथ मुकाबले कर रहे हैं। आप उठा के देखें राजनपुर में क्या हो रहा है। ये तमाम के तमाम जो असला बरदार हैं, ये सारे जागीरदारों के लश्कर हैं जो इन कच्चों के इलाकों में रह रहे हैं। और मैंने जब इसको ऑपरेशन किया था, 600 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका मैंने आज़ाद कराया था, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके इस पर देख लें। कतई नज़र इस बात की कि पॉलिटिकल मामलात क्या है, लेकिन मैंने ये एक बात को साबित किया था, छोटे पैमाने पे सही, 600 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर वो इलाका, कच्चे का इलाका जब पाक साफ़ हो गया तो हाईवे क्राइम कराची से लेकर पेशावर तक उसका क्राइम रेट जो था वो 0 पे आ गया था। बैंकिंग क्राइम 0 के ऊपर आ गया था। तो ये तो सब इन लोगों के अपने मफादात के। आप मुझे बताइए, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, और अब आप जलसों में देखें जो इलाका गैर के और दीगर जगहों के जलसे हैं, वहाँ पे आम जो लोग आते हैं वो बाकायदा रॉकेट लॉन्चर लेकर जलसे में बैठे हुए होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह है, और ये मैं आपको बड़े वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, मैं किसी की भी मुखालिफत नहीं कर रहा, मैं चाहता भी नहीं हूँ किसी की मुखालिफत करना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए एक इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए। जब ये बड़े बड़े MNA और MPA, जो आप देखें ना, जुमला आता है इलेक्टेबल्स हमारे पास हैं, अब तो शर्म भी नहीं आती है बोलते हुए। पहले तो शर्माते थे कि इलेक्टेबल्स क्या मतलब है, जागीरदार, उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, शहनशाहियत बना के रखी है, राजवाड़े बना के रखे हुए, और उस राजवाड़े के अंदर आप चल नहीं सकते, आप वहाँ पे सांस नहीं ले सकते। मैंने तो देखा ना ये सारे मामला। तो लेकिन इसको ख़त्म किया जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा। अवाम तो बेजार हो चुके हैं, अब एक वक्त आएगा कि अब ये आवाज़ें सुप्रीम कोर्ट से, सबसे बड़े इदारे से उठ रही है, और यही चीज़ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी ख़त्म करना चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट को भी दो टोक अंदाज में इसके ऊपर क्रैकडाउन करना पड़ेगा बिला किसी तफरीक के, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये कौन सा ऐसा काम है जो नहीं किया जा सकता। उसके लिए शर्त है खुलूस की, उसके लिए शर्त है कि आप एक मोहब्ब वतन,
पाकिस्तानी बने, एक पाकिस्तानी नेशनलिज्म। आपने तो तकसीम लसानी तौर पे भी कर दी, आपने तकसीम मजहबी तौर पे भी कर दी, आपने यानी खुदा का गज़ब हो कि आप मसलकों की बुनियाद के ऊपर और फ़िरक़ों की बुनियाद के ऊपर आपने देखा नहीं, पूरे पूरे काफ़िले लश्करों की तरह गुजरते थे। और वो कौन थे? उलमाए सू, उलमाए दीन के जो लोग थे वो कत्लेआम करते थे। आज भी यही सूरत हाल है। जो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाला है वो दूसरे मसलक को बर्दाश्त नहीं करने के लिए तैयार है। जो लसानी इकाइयाँ हैं उनके अंदर इतनी बदतरीन दुश्मनी है कि एक दूसरे को मारना, कत्ल करना सवाब दारैन समझते हैं। तो ये वक्त अब आता चला जा रहा है। और जिस तरह सोशल मीडिया और मीडिया जिस तरीके से, जैसे आज आपने ये सवाल अपने टॉक शो में उठाया, इतना बड़ा और इतना शानदार मौजू आपने उठाया, ऐसे ही अगर ये मौजू उठते रहे और इस पर बेलाग तबसरे होते रहे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का माशरा बहुत जल्द एक बेहतरीन और पीसफुल माशरा। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं कथा कलामी की आपसे माजरत चाहता हूँ। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आपकी इजाजत से एक ब्रेक ले रहा हूँ, फिर आपसे आके कोटा सिस्टम का जवाब लूंगा। ब्रेक लीजिए जल्दी से। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, एमक्यूएम पाकिस्तान काफी वक्त से कोटा सिस्टम के हवाले से आवाज उठा रही है, लेकिन हकीकत ये है, मेरा नजरिया ये है, रऊफ साहब मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, मेरा नजरिया ये है कि एमक्यूएम इसके बारे में कुछ कर नहीं पा रही है, लेकिन इस नैरेटिव को जरूर इस्तेमाल कर रही है अपनी इंतखाबी मुहिम में। आज भी उसके ऊपर बात की गई है। रऊफ साहब, क्या वजह है? देखिए, एक बात यह है कि ये आइनी मामला है और इसके लिए नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के अंदर कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो तो आप इसको तब्दील कर सकते हैं। लेकिन हमने तो हर हुकूमत के साथ माहदों में तहरीरी तौर पे भी कहा कि कोटा सिस्टम एक बातिलाना निज़ाम है और कतर नज़र इस बात के कि एम के मुतालबा करे या ना करे, ये अगर इतने ही मुक़द्दस काम होता तो ये पंजाब में भी होता, वहाँ भी देही और शहरी इलाका है, या पाकिस्तान के किसी जगह पे भी होता। यहाँ पे तो जानबूझ के किया गया और ये उस वक्त किया गया जब लसानियत की बुनियाद पर इस पाकिस्तान को तकसीम किया गया और हर जगह तकसीम किया गया और सिंध में ख़ास तौर पर इसको हथियार बनाया गया और कत्लेआम किया गया और उसके बाद ये कोटा सिस्टम नाफिज करके एक डिस्क्रिमिनेशन किया गया और नतीजा उसका आप देखें फिर क्या हुआ। शहर शहर झगड़े हुए, नौजवानों की जानें गई और आज तक भी, और फिर नतीजा निकला कि मेडिकल कॉलेज से इसको कोटा सिस्टम की वजह से मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर के बजाय डाकू निकलने लगे और पुलिस अफसरों की जगह जो है एक नौसरबाज और चोर उचक्या और सियासत में पूरे ग्रास रूट पे उठा के आप देखिए कि बलदियाती इंतखाबात जब हुए इन तमाम चीज़ों के 3 साल बाद 4 साल बाद, तो सारे लुच्चे और लफंगे मोहल्ले के वो काउंसलर और इस सिस्टम में दाखिल हो गए। तो जब आप मेरिट का कत्ल करेंगे, जब आप इंसाफ का कत्ल करेंगे, जब आप अदल का करेंगे, तो ये नेचर का कानून है कि वो रद्द अमल के तौर पे उसको पैरिश कर देती है, मादूम कर देती है और यही हुआ। और इसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान ने भुगता है और ये पाकिस्तान भुगत रहा है कि जब तक हम अपने निज़ाम अदल को उस सुनहरी उसूलों की बुनियाद पर कायम दायम करने के काबिल नहीं होंगे कि सबके लिए इंसाफ सबके लिए हो और सबके लिए हो, ये नहीं हो कि इतवार को भी अदालतें खुले तो फिर एक गरीब आदमी के लिए भी खुलनी चाहिए अदालत, तो फिर इसको कहते हैं। यकीनन इंसाफ कानून सबके लिए आइन बराबर होना चाहिए, ये तो बुनियादी हक है हमारा जिससे हम 76 सालों से महरूम रहे हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, पीपल्स पार्टी का कोटा सिस्टम पर क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि कराची वाले यकीनन ये कंप्लेंट करते हुए नजर आते हैं कि जो जॉब जो नौकरियां उनको मिलनी चाहिए वो दूसरे इलाकों के लोगों को मिल जाती है, उनको उनका शेयर नहीं मिलता। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है शाहिदा साहिबा कोटा सिस्टम के ऊपर? देखिए, ऐसा हरगिज नहीं है। कोटा सिस्टम जब एक्सटेंशन मिली, एमक्यूएम उस वक्त हुकूमतों में रही और उसने हमेशा उस एक्सटेंशन को देने में हुकूमतों का साथ दिया। आपको याद है पहली मरतबा जनरल ज़िया ने किया, भुट्टो साहब ने, उसके बाद जनरल ज़िया के दौर में, देन उसके बाद जो है मुस्तकिल मुशर्रफ दौर तक जो है ये एक्सटेंशन देते रहे, जिसकी गवर्नमेंट आई ये देने में रहे। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हर एक को नौकरी मिले और आप देख लें कि ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट पे अब मिल रही है। पहले की तरह नहीं कि घोस्ट मुलाजिम केएमसी में, केटीए में, टीएमसी में जो है हजारों की तादाद में जो कि आके जॉब नहीं करते। डिपार्टमेंट का हाल था
के एजुकेशन में जब से बायोमेट्रिक सिस्टम आया तो बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होना शुरू हुई। पीपल्स पार्टी जो है हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए इस मुल्क में जो कुर्बानियां दी हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं। अभी जुल्फिकार का नाम है, पीपल्स पार्टी ने कभी जुल्फिकार को ऑन नहीं किया, लेकिन इनसे पूछे कि जिस तरह से कराची को इन्होंने यरगमाल बना के रखा, कराची के नौजवानों से तालीम छीन के, किसी भी कौम को तबाह करना हो उससे तालीम छीन ले, उनको आपने क्लाशनकोफ कल्चर दिया, उनको मंशियात गुटखा कल्चर दिया और कौम को तबाह कर दिया। आप हर हुकूमत का हिस्सा रहे, उसके बावजूद आप रोना रोते रहे। हर हुकूमतों के अंदर आप अरबों रुपए, बिलियन ऑफ रुपीस के फंड्स लेते रहे, मराहत लेते रहे, नौकरियों के लिए। अपनी जातियात के बजाय इज्तिमाई सोच रखें, कौम के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें कि पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ाना है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। इस तरह की चीजों से आप देखें कि ये फिरका वाहियत की बात कर रहे थे, ये लसानियत की बात कर रहे थे, ये किसके दौर में हुई? ये एक आमिर डिक्टेटर ने इस चीज को हवा दी और उनके हाथों में असला पहुंचाया। अगर मुशर्रफ ये कहता है कराची के अंदर 12 मई को खून रेजी करवा के कि ये हम जो है, हमारी ये ताकत है, तो इसको ताकत कहा जाता है? इंसाफ बिल्कुल होना चाहिए इस मुल्क में। जब तक इंसाफ नहीं होगा किसी भी मुल्क में, वहां पे इंसर्जेंसी होगी, इंतशार होगा। इसी तरह से लोग जो है आपस में दस्तों गिरेबा होते रहेंगे। हमेशा जो है मजलूमियत का रोना रोके। पाकिस्तान के लिए नहीं सोचा जाता, लोगों को लसानियत की बेस पर, असलियत की बेस पर जो है हवा दी जाती है कि जी इस शहर का इस्तेसाल हो रहा है। इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्तेसाल हो रहा था, जो बोरी बंद लाशें मिलती थी, जो हड़तालें होती थी, जो कारोबार बंद होता था, जो भट्टे लिए जाते थे, जो फैक्ट्री की फैक्ट्री जला दी जाती थी, वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। अब इस कराची शहर के अंदर रोशनियां भी हैं और हम भी चाहते हैं कि असला कल्चर को, इस तरह के कल्चर को खत्म होना चाहिए। क्लाशनकोफ कल्चर को बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जमीयत उलमा इस्लाम से आपका ताल्लुक है। हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हुजूर आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा जो मैंने अपने दूसरे पैनलिस्ट से पूछा। JUI का क्या मौक़िफ़ है कोटा सिस्टम के ऊपर? क्या आप समझते हैं कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए? आपका मौक़िफ़ क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोटा सिस्टम के हवाले से यकीनन एक ऐसी बात थी जिसमें तस्वुर ये किया जाता था कि जो लोग महरूम हैं या जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं या जिनको उस हवाले से वो सहूलतें तालीमी मुयसर नहीं है या तालीमी इदारे नहीं है, तो उनको कोई उसी हवाले से कुछ रिलीफ मिले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनाई जाती है, बिल्कुल उसके जो नताइज है वो बिल्कुल बरक्स सामने आते हैं। तो कोटा सिस्टम के हवाले से हमने ये देखा है कि लोगों ने जाली डोमिसाइलें बनाई, जाली तौर पर अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने अजीज़ों को और ख़ुद बैरोक्रेसी में और हुक्मरानों तबके के जो लोग थे उनको उसी तरह कपा दिया है। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान के हवाले से भी इसी किस्म की बात की जाती रही है कि जनाब ऐसे पसमानदा इलाकों के लिए जो है वो कोटा मुकर्रर किया जाए, और इस हवाले से स्कॉलरशिप के हवाले से भी ये बात की जाती है। लेकिन अगर आप रिपोर्ट उठाकर देखें या पार्लियामेंट में मैं 88 से लेकर 2008 तक मुसलसल दोनों ऐवानों में 4 बार रहा हूँ, लेकिन हमने जब भी सवालात किए तो पता चला है कि जो लिस्ट गरीबों के और उस इलाके के तलबा के लिए थे, वो स्कॉलरशिप जो है वो किसी और इलाके में और ब्यूरोक्रेसी और वो तबकात जो जोरावर थे उनके हिस्से में आता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोटा सिस्टम के हवाले से उसके रूह के मुताबिक उस पर अमल किया जाता तो शायद ये तमाम चीज़ें सामने न आती, लेकिन उसको भी लोगों ने अपने मफाद के लिए और अपने ख़ानदान के लिए मौरूसी तौर पर इस्तेमाल की है और करते आ रहे हैं। राइट। नईम कुरैशी साहब, आप भी अग्री करेंगे कोटा सिस्टम मौरूसी सियासत को प्रमोट कर रहा है, मेरिट का कत्लेआम कर रहा है सर? बिल्कुल ऐसा ही है जी, मैं भी यही समझता हूँ। देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि एक तो वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए था कोटे का मामला, लेकिन जिस तरह हाफिज़ साहब ने फरमाया इसी तरह हुआ कि फिर उसको हम एक तवील अरसे चलाए रखते हैं। मकसद तो ये था कि वो इलाके जो फैसिलिटीज़ से महरूम हैं उनके तलबा को कुछ फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन ये थोड़ी लिखा था कोटे में कि अब सारी ज़िंदगी 75 साल गुजर जाएंगे, 70 साल गुजर जाएंगे, लेकिन उन इलाक़ों को जो है ना तरक्की दी जाएगी, ना वहाँ तालीमी इदारे बनाए जाएंगे वहाँ के। लेकिन हुआ ये कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ
और वहाँ के नाम पे जो है ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने अपने बच्चों को दिया, जो हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं सिंध में उनको दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो फैसिलिटी दी गई थी वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए थी और उसके बाद उन इलाकों को तरक्की देनी चाहिए थी। लेकिन पीपल्स पार्टी से आप ये पूछें कि इन्होंने उसके लिए क्या किया, कोटे को ख़त्म करने के लिए कोई तरक्याती काम किए, कोई तालीमी इदारे बनाए, कोई यूनिवर्सिटियाँ बनाई, वहाँ मेडिकल कॉलेज से बने कि लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत ना हो। और फिर मज़े की बात यह है कि मेरिट भी चाहते हैं लेकिन कोटे को कभी ख़त्म करने के लिए भी राज़ी नहीं होते। MQM को पे आप तनकीद तो कर सकते हैं कि जी वो हुकूमत पे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। चलो उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी बात इसलिए वैलिड है कि उनके पास तो अददी बरतरी वाकई नहीं थी, लेकिन अददी बरतरी जो है वो तो पीपल्स पार्टी के पास थी। और आज भी पीपल्स पार्टी से आप ये पूछें कि कोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरिट पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आप उनका जवाब सुन लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना अवाम के लिए करना चाहते हैं। राइट। अब एक सवाल जरूरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी पूछना कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इतनी कामयाब इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, आज भी उन्होंने सांगड़ के शहर शहजाद कोट में बड़ा कामयाब जलसा किया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आसिफ अली जरदारी भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनकी मुलाकात हुई है चौधरी सरवर से और वहां पर भी कुछ फायदे की बात ही हो रही है, सेटलमेंट की बात ही हो रही है। रहमानी साहिबा, आपकी नजर में जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम है, क्या कोई उसके करीब करीब भी है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी बहुत कम ही नजर आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो कैंपेन चल रही है पूरे मुल्क में, कराची से लेके KPK तक, आप देखेंगे सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो भरपूर तौर पे इलेक्शन कैंपेन चला रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले वर्कर कन्वेंशन और उसके बाद अब इंतखाबात के जलसों के अंदर भरपूर तौर पे एक दिन में 2-2, 3-3 जलसे कर रहे हैं और भरपूर कामयाबी के साथ, क्योंकि हमें आवाम में जाना है और आवाम ही हमें वोट देंगे। हम किसी इलेक्टेबल्स के पास नहीं जा रहे हैं, किसी इलेक्टेबल्स से हम कोई पार्टी किसी तरीके से सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अदर पार्टीज जो हैं वो सेटलमेंट के लिए अपनी सीट्स खाली रख रही हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में अपनी कैंडिडेट नामजद कर दिए हैं और अब जो है पूरा तमाम कैंडिडेट्स अपनी भरपूर कैंपेन चला रहे हैं और मैं समझती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह इलेक्शन कैंपेन चलानी चाहिए। MQM की कैंपेन, रऊफ साहब, आज के मालूम पड़ा कि वसाइल बड़े कम है MQM के पास, लंदन की प्रॉपर्टीज आने के बावजूद फिर भी बड़ी तेजी से चल रही है MQM की इंतखाबी मुहिम। क्या वाकई ऐसा है रऊफ साहब? जी, हमारे पास हमारे तो लोग जो अवाम हैं वो इस मुहिम को चला रहे हैं। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम हर दूसरे दिन जनरल वर्कर इजलास करें और अरबों के हम जलसे करते फिरें और बेदरेक 2-2, 3-3 महीने के। हम तो आखिरी हफ्ता में भरपूर तरीके से चलाएंगे। अभी हम कॉर्नर मीटिंग करें, लेकिन मैं एक बात को ज़रा सी तस्दीक करता चलूँ और लाइटर साइड में मैं एक बात कहूँ कि तमाम सियासी जमातों के लिए मैंने कहा था, ख़ासतौर पर बड़ी जमातों के कि जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, सदर के उम्मीदवार हैं, उनको एक लाइटर साइड में मैंने कहा था कि MQM पर तनकीद करने से पहले सेकंड लीडरशिप को ये समझ लेना चाहिए कि हम उनके ये सारे बयानात अपने पास रखेंगे। जब ये वज़ीर आज़म का वोट लेने हमसे आएंगे ना, तो हम उनको बताएंगे कि आपके इन लोगों ने MQM पे तनकीद की थी, पहले तो उनको आप ठीक करें, उनके कान मरोड़े, उसके बाद हम आपसे वोट की बात करेंगे। क्योंकि आना तो सभी ने, बैलेंसिंग वोट तो MQM ही के होंगे। अब आ जाइए दूसरी तरफ लसानियत की बात के ऊपर। 1972 में जब ये लसानी फसादात किए गए थे सिंध के तमाम शहरी इलाकों में, तो उस वक्त मुमताज़ भुट्टो साहब वज़ीर आला सिंध थे, लेकिन और उनका ताल्लुक़ दिल्ली से नहीं था, लखनऊ से नहीं था, उनका ताल्लुक़ लड़काना से था। और ये पूरे भरपूर तरीके से कत्लेआम मैसेकर किए गए थे। उसकी वजह से यहाँ पर शोधा उर्दू के मज़ार लगे थे, MQM का वजूद भी नहीं था। लेकिन बहरहाल चले, आपने ये कह के हमें बता दिया। हम तो आज भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक पाकिस्तानी नेशनलिज्म के ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन ये क्या बात है कि ये मुल्क 4 भाइयों का है, और तो 4 भाई नहीं है, यहाँ बहुत सारे भाई भी रहते हैं। सबको एक पाकिस्तानी नेशनलिज्म की हैसियत से आप इस मामले को आगे बढ़ाए। पाकिस्तान की बका और सलामती अब इन लसानियात से और ये फ़िरका परस्ती से, इससे बालातर होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ये काम उसी सूरत में होगा जब आप इंसाफ की बुनियाद पर सबको वो हक देंगे जो उनका हक बनता है। अब इलेक्शन मुहिम जो चल रही है, जो MQM भी चला रही है, हम तो अपनी मदद आपके उसूल के ऊपर चला रहे होते हैं। मैं
जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा हूँ वहाँ पे ज़्यादातर जगहों के ऊपर जो बरादरियाँ हैं वो मेरे बैनर तक भी खुद लगा रही हैं, झंडे तक भी वो खुद खरीद के लगा रहे हैं। तो हम तो इस तरह मुहिम चला रहे हैं और जाहिर सी बात है कि हमको भी 30-35 बरस हो गए, हम भी ये जान गए कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, क्योंकि ये बड़ी जमातें अगर जानती है ना तो उनसे ज़्यादा हम जान गए कि इलेक्शन क्या किस टैक्टिक से जीता जाता है। राइट रऊफ साहब, हम जमीयत उलमा इस्लाम से भी पूछेंगे क्योंकि उनके लीडर की जानिब से हमेशा ये कंप्लेंट आती रही है मौलाना फजल रहमान की जानिब से कि उनके पास कोई इंतखाबी मुहिम नहीं है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से। उनसे भी जवाब लेंगे। साथ साथ मुर्तजा सोलंकी साहब ने कहा है मुल्क इस वक्त कई बहरानों से गुजर रहा है, विजनरी लीडरशिप की जरूरत है। तफसील ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। खवातीन और हज़रात, ब्रेक से पहले बात हो रही थी इंतखाबी मुहिम के हवाले से। हमने पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की इंतखाबी मुहिम को तो डिस्कस किया। जेयूआई मौलाना फजल रहमान काफी वक्त से इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, वो इंतखाबी मुहिम चला ही नहीं पा रहे हैं। वजह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। हाफिज हुसैन साहब, आपकी नजर में इस वक्त कहां पहुंची है जेयूआई की इंतखाबी मुहिम? सर देखिए, जहां तक इंतखाबात की मुहिम का ताल्लुक है तो यकीनन सिर्फ जेयूआई नहीं, दीगर जमातें भी फील्ड में नजर नहीं आ रही हैं। तो लेवल फील्डिंग की बात तो की जाती है, लेकिन यहाँ तो बलूचिस्तान और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के जो है वो एक मजबूत पॉकेट्स है, वहाँ पर जो सूरत हाल है वो बाजोड़ में हमारे एक जलसे पे हमला हुआ था दहशत गर्दों का, और जिसमें तकरीबन 70 के करीब हमारे वर्कर शहीद हुए थे और काफ़ी 100 के करीब जख्मी थे। और उसके बाद फिर मुसलसल ये बात हो रही है। यकीनन हम समझते हैं कि जो एक निगरान हुकूमत कायम की जाती है जो हमारे मुल्क में है, दीगर ममालिक में नहीं है, और उसका जो काम होता है वो इस मामलात के हवाले से नहीं कि मुल्क को चलाना किस तरह है, बल्कि इसकी निगरानी का उन्वान ये होता है कि वो अमन अमान की सूरत हाल और इस हवाले से उस माहौल को बरकरार रखे और फेयर इलेक्शन के हवाले से वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारे निगरान है उनकी निगरानी मुल्क से ज़्यादा बैरूनी मुल्क होती है, और वो भी वजीर आज़म भी वजीर खारजा बने बैठे फिरते हैं, और एक दिन यहाँ पर दूसरे दिन वहाँ पर। और इसी तरह जो हमारे दीगर काबीना के अरकान है वो भी ऐसे मामलात में जी यकीनन अच्छा, वो ऐसे मामलात में है तो हम उनकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। और अगर इसको इस उन्वान से लिया जाता है कि हम इलेक्शन के हवाले से ही तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 18 के इंतखाबात के बाद जेयूआई वाहिद जमात थी जिसने भरपूर अंदाज में इस वक्त पूरे मुल्क में 14 मिलियन मार्च किए, और 3 जो है उन्होंने बहुत बड़े मुजाहरे किए, सुप्रीम कोर्ट तक, इलेक्शन कमीशन के सामने तक इलेक्शन के लिए किया। तो हम किस तरह इलेक्शन के खिलाफ जा सकते हैं? हम कहते हैं कि अगर हमारे इलाकों में बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह इश्तिहारात लगाए जाते हैं कि अगर आप लोग जेयूआई के जलसों में चले गए तो आपके साथ ही होगा, तो हमने इन बातों को इसलिए इलेक्शन कमीशन के सामने और निगरान हुकूमत के सामने और वजारत दाखिला के सामने, अब सितम ज़रीफ़ी तो ये है मोहतरम जत्तोई साहब कि हमें खुद वजारत दाखिला बेचती है कि आप पे हमला होने वाला है और इस किस्म का एक खुदकुश है, इस किस्म के कपड़े पहने होंगे, इस किस्म कितनी इसकी उम्र होगी। अच्छा, और उसके बाद खुदा न खास्ता हो भी जाता है, जैसे मौलाना पे 3 हमले हो गए, मौलाना शेरानी पे हुए, हम्दुल्ला साहब पे हुए, हैदरी साहब पर हुए, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, किसी को पकड़ा नहीं जाता। तो हम समझते हैं कि क्या तमाम जमातों को ऐसे लेटर चले जाते हैं या फिर एक साजिश के तरफ जेयूआई को इसी हवाले से जो है वो पाएंगे सर दीवार से लगाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान सदर मुमलिकत नहीं बन पाएंगे? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब क्यों नहीं बन पाएंगे?
बनने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि मेरी ख्वाहिश है या किसी की ख्वाहिश है। अब तो माशाल्लाह लोग वज़ीर आज़म बन रहे हैं। पहले तो मुझे बता दे दी कि इलेक्शन अभी होने वाला है तो नवाज शरीफ साहब चौथी बार कहते कि वज़ीर आज़म बन गए, बिलावल साहब ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। तो अगर मौलाना साहब के कोई मोतकीदीन या उसके पार्टी वालों ने भी ये बात कह दी तो आसमान से नहीं गिरा। तो मैं समझता हूँ कि ये तो उस वक्त होगा जब अक्सरियत होगी और हर एक को ये हक हासिल है कि वो इस मनसब के लिए इलेक्शन लड़ सके। राइट सर। नईम कुरैशी साहब, जब भी हम इंतखाबात देखते आए हैं माजी में तो बड़ी हलचल, बड़ी गहमा गहमी, एक जलसा खत्म, दूसरा जलसा शुरू, ये बैनर, वो बैनर, ये बड़े बड़े बैनर फ्लैग्स। लेकिन इस दफा आपको कुछ कमी महसूस नहीं? अगर हमने क्योंकि पीपल्स पार्टी, JUI और MQM की तो इंतखाबी मुहिम को जिक्र कर लिया है, तो डिस्कस कर लिया है, PTI की इंतखाबी मुहिम भी बड़ी चल रही है और बड़ा सिंपैथी वोट वो कमा रहे हैं। वुड यू एग्री नईम साहब? जी बिल्कुल एग्री करता हूँ, ऐसा ही है जी। देखिए पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि वो बिलखसूस सिंध में उनका ज़्यादा असर है और उनकी पार्टी इंटैक्ट है, उनके चेयरमैन हैं, इसलिए वो बहुत भरपूर तरीके से ज़ाहिर है कि अपनी कैंपेन सही चला रहे हैं जैसी चलाई जानी चाहिए। उसके अलावा जितना उनका वोट बैंक पंजाब में उस हिसाब से वहाँ भी बिलावल साहब यकीनन जलसे कर लेंगे और कर भी रहे हैं। जहाँ तक JUI का ताल्लुक़ है, हाफिज़ साहब वजह फरमा रहे हैं कि JUI बहुत अरसे से इस बात की शिकायत कर रही है और बिलखसूस बाजोड़ के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ख़तरात का इजहार कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि अगर हाफिज़ साहब ज़रा ये भी थोड़ा सा फरमा देते कि आया ये निगरान हुकूमत कर के आ रही है, सिवाय इसके कि आपको धमाकों या हमलों की इंफॉर्मेशन देने के अलावा कोई अमलन रोकथाम भी कर रहे हैं या सिर्फ उसका पता ही बता रहा है कि कौन आ रहा है। तो ये ज़रा सा है। जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है तो देखिए PTI के मामले में बिल्कुल वजाहत से मैं कहूँगा कि उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी ही नहीं जा रही है। कराची में हम सब के सामने उसकी मिसाल है कि कराची तक में तो उनको जलसा 4 आदमी जमा करने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। लेकिन चूँकि उनके कारकुनों में जोश व खरोश है, लिहाजा वो अपनी इलाकाई सतह पे तो लोग कर रहे हैं, अपने हलकों में तो यकीनन कर रहे हैं, लेकिन एक मरकज़ी क़यादत जो है बड़े जलसे करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। अब उनकी वजूहात क्या हैं, उन्हें क्यों नहीं दे रहे, वो फिर 9 मई आ जाता है और सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस वक्त बहरहाल PTI की फिर भी पूरे पाकिस्तान के हलकों में उनके लोग अपनी सतह पे चला रहे हैं, लेकिन पार्टी लेवल पर जो है बड़ी क़यादत जो है वो बड़े जलसे करने में इस वक्त भी नाकाम है। राइट नईम साहब। रऊफ साहब, आज हमारे निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब की जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं मुल्क कई बहरानों से गुजर रहा है। बिल्कुल हर पाकिस्तानी जानता है बहरान पे बहरान, सियासी, मुआशी, मुआशरती। लेकिन ये भी कहा कि मुल्क को विजनरी क़यादत की जरूरत है। मुल्क में कई किस्म के बहरान हैं और हम कई किस्म के टुकड़ों में बटे हुए हैं, अंदर से सोच के लिहाज से जिसे हम तासुब भी कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ रऊफ साहब कि हम सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान में तकसीम हो गए, पाकिस्तानी नहीं बन पाए सर। बिल्कुल सही है। देखिए बड़ी आपने सही बात की, सोलंकी साहब ने बिल्कुल सही बात की। जब ऐसी एलीट क्लास हमारे पे हुक्मरान रहेगी, नायल लोग रहेंगे, तो ये बहरान कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। दूसरी बात है, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से आपने बात की थी, अगर वो सदारत के उम्मीदवार बने तो मैं अपनी पार्टी में MQM में उनके सदारत के लिए यकीनन रिकमेंड करूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को सदर बनाया जाए। मैं उनकी तरफ से मुकदमा अपनी पार्टी में ज़रूर रखूँगा। क्यों राउत साहब, क्यों? इसलिए कि वो बहुत अच्छे इंसान है और दूसरी बात है कि वो एक जेन्युइन और मतलब है, वो ऐसे झूठ और फरेब और इस किस्म की चीज़ें मैंने उनको पूरी अपनी जब से मैंने देखा है उनको, तो मुझे वो एक बहुत नज़रियाती मजबूत और एक कमिटेड सियासतदान भी है और मजहबी रहनुमा भी है। राइट। शाहिदा रहमानी साहबा, क्या आप भी समझती हैं कि मुल्क एक गैर मामूली तकसीम से गुजर रहा है एज पर मुर्तज़ा सुलंगी साहब? शक नहीं है, मुल्क को इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो आईनी बहरान है, माशी बहरान है और मुख्तलिफ बहरानात का सामना है। और ये उसी सूरत में होगा कि जब इलेक्शन होंगे और जमहूरी हुकूमत आएगी तो पार्लियामान जो है वो इन तमाम मसाइल के हल की वाहिद जगह है। तो मैं समझती हूँ कि जल्द से जल्द जो है, क्योंकि इलेक्शन अगर टाइम पे जिस तरह नहीं होने के लिए बहुत सारी कुव्वतें चाह रही हैं, मैं समझती हूँ कि सबसे पहले आईनी बहरान को हल करना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए ताकि पार्लियामान हो और जमहूरियत हो, तो जब जाके तमाम मसाइल का हल होगा। हाफिज हुसैन साहब, आपकी नजर में हम मुल्क में तकसीम का खात्मा कैसे कर सकते हैं? तौर पर मैं समझता हूँ कि तकसीम दर तकसीम का जो मामला है वो जारी है
और मैं आपकी विसातत से मुझे एक वर्कर की हैसियत से समझ में नहीं आती कि चूंकि जो बिल्ला का निशान हटा दिया गया था और जो दलाइल लाइव टीवी पर हमने जनाब चीफ जस्टिस साहब और उनके जो 3 रुकनी बेंच है सुने थे, उससे तो पता चलता था कि असल में इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो उन्होंने फैसला किया है वो तौहीन अदालत मेरे नज़र में बनता है, क्योंकि अदालत ने तो ये फैसला दिया था पार्टी के खिलाफ, क्योंकि इलेक्शन बल्ला का तो नहीं हो रहा था, इलेक्शन तो पार्टी का हो रहा था। जब इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया है और इसी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान को तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन उनके जो वेबसाइट पे जो रजिस्टर्ड जमातों का जो लिस्ट है उसमें तो फिर तहरीक इंसाफ मौजूद है। तो मैं एक वर्कर की हैसियत से अगर कोई मेरी रहनुमाई कोई लायर्स कर ले या कोई हमारे बहुत बड़े जो सियासतदान है वो कर ले या इलेक्शन कमीशन इसकी वजाहत करे कि ये बात बता दिया जाए कौम को कि भाई जब इलेक्शन ही नहीं वो गलत समझा गया था और इसका सजा जो है ना वो तो आपने फिर तो पार्टी को देनी चाहिए थी, तो फिर पार्टी को बैन कर देना चाहिए था जिस तरह दीगर पार्टियों को आपने डीलिस्ट कर दिया था। लेकिन अगर आप पार्टी को बरकरार रखते हैं तो फिर क्या वो तमाम फैसले के तमाम जो फैसले के अहाता है उसको ये बात किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में किसी ने भी शायद इस तरफ तवज्जो नहीं दी है जो मैं एक वर्कर की हैसियत से पूरे कौम को दे रहा हूँ। तकसीम का खात्मा कैसे करें मुल्क में, किस तरह हम सिंधी पंजाबी बलोची पठान को पाकिस्तानी बनाएं सर? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये सब बुनियादी तौर पर है कि अगर हम खुद अपने से शुरू करें, अगर सोलंगी साहब अपने साथ सोलंगी न लिखे तो आसमान तो नहीं गिर पड़ता है। तो हम ये समझते हैं कि हम में से हर एक शख्स अपनी सतह पर अपने आप को खुद एक तफरीक के अंदर डाल देता है और हमारे यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि हम शाहिदा रहमानी साहिबा, हाफिज हुसैन साहब, आप सारे मेहमानों ने गिरामी का मैं बेहद मशकूर हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो एक इंटरनेशनल वायलेशन हुई है पाकिस्तान की एयर स्पेस की ईरान की तरफ से, तफसीलन गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू सियासी चतुर। ख़वातीन और हज़रात, किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी को अगर कोई और मुल्क चैलेंज करे तो यकीनन एहतजाज किया जाता है, आवाज उठाई जाती है। और हमने देखा जो आज हुआ है, ईरान ने जिस तरह पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया है, जितना एहतजाज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से, हमने अपना पाकिस्तानी एम्बेसडर भी ईरान से वापस बुला लिया है। लेकिन मैं हैरान इस बात से होता हूँ कि हमने हमारे इदारों ने जब चेक किया कि जिस टारगेट को निशाना बनाया गया वो आम शहरी थे, तो यकीनन हमें उन आम शहरियों का दिफा करना है। हमारे इदारों का ये काम है। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डिफेंस जर्नलिस्ट है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक अमीर साहब। फारूक साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। फारूक साहब, एक चीज मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजिंग है सर, मैं चाहूंगा कि आप मुझे और बाकी पाकिस्तानियों को भी समझाएं। ईरान कहता है हमने दहशतगर्दों को टारगेट किया है, पाकिस्तानी हुक्काम इदारे कहते हैं कि आम सिविलियंस को टारगेट किया गया है। हु इज टेलिंग द ट्रूथ? सच कौन बोल रहा है ब्रिगेडियर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सच बोल रहा है ना, क्योंकि जारियत तो ईरान की तरफ से आई है ना। और वो मैंने वीडियोस भी देख ली हैं, जो जिस जगह पे इन्होंने मिसाइल गिराए में एक वीडियो आ गई है जिस पता लग रहा है छोटे छोटे 2-3 घर हैं और वहां पे आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो जख्मी भी हुए। तो कहने का मतलब ये है, देखें मैं समझता हूँ कि ये जो ईरान की तरफ से एक इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है, इट इज एन अनफ्रेंडली होस्टाइल एक्ट अगेंस्ट अ फ्रेंडली नेबर। मतलब हम सोच नहीं सकते थे कि ईरान जो है वो इस किस्म की, जबकि पाकिस्तान इतना कुछ मादी में किया है, ईरान को हर इंटरनेशनल फोरम पे हमने सपोर्ट किया है। सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो झगड़ा था, इतना पुराना तनाज़ा, वो मीडिएट करके हमने मसले का हल कराया। हमने तो हमेशा ईरान के लिए गुड विशेस रही है। भाई माजी में जब भी कोई ऐसा मसला हुआ तो हमेशा यही हमें बताया गया था और ये हुआ भी है कि ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन होती थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी, बॉर्डर सिक्योरिटी के जो मामला थे वो मिल बैठ के होते थे कई मर्द। और हमने तो देखे ना पिछले 2 साल से 2-3 दफा ये खबरें आई हैं कि ईरान बेस्ड प्रॉब्लम ये हुआ है, ईरान बेस्ड BLA और BRA के जो वहां पे अड्डे हैं
जो दहशतगर्द हैं वो उन्होंने आके पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया। तो ये होते रहे, 2-3 हमले हुए हैं जो अपना पब्लिकली किए। कहने का मतलब यह है कि ईरान ने बड़ा गलत टाइम अपना उसका चुनाव था। देखिए पाकिस्तान इस दफा इस वक्त इलेक्शन मोड में है और कोई भी अगर ब्रदरली इस्लामिक नेबर जिस तरह हम हमेशा ईरान को कहते हैं तो उनको ज़ेब नहीं देता कि ऐसे वक्त पे वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें। अब आप देखिए उनके जब पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स आया, पहली मर्तबा मेरा ख्याल है मेरी लाइफ टाइम में हमने देखा है कि ईरानी ने बशर को कहा कि यू गेट आउट, आप उधर अभी हैं मत वापस आए, और हमने अपना सफीर को वहां से बुला लिया है। तो देखें ये तो शर्म का मुकाम है जो ईरानी ने किया है कि अच्छे भले हमारे ताल्लुकात और जनाब मामला को आप खराब कर रहे हैं। अब उनके फौरन मिनिस्टर के कह रहे हैं नहीं जी वो थोड़ा सा गलती होगी, कुछ ये हो गया। हम तो पाकिस्तान के खुद मुख्तारी को रिस्पेक्ट करते हैं। सर क्यों ईरान ने ये क्यों किया होगा सर, क्या फायदा होगा ईरान को इससे? मैं बताता हूँ आपको, देखें उनका ये जो है ना रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है ये बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक रोग ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपना जो खास एक माइंडसेट है ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ये एक्सपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट में। आपको मालूम है ये उनका मसला, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं कभी हुए कि जनाब सीरिया में हो गया, इराक उधर भी कल इन्होंने मिसाइल मारे हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, और वहां पे वो मजीद कितने सालों से उस लड़ाई में ये शामिल हैं, चाहे वो प्रो ईरानियन है, एंटी ईरानियन है, एंटी इसराइल है, जो भी इनके मामलात हैं। लेकिन इनको खुदा का खौफ करना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे दोस्त मुल्क के साथ उन्होंने, मैं समझता हूं उनको बहुत बड़ा उनको माजरत करनी चाहिए, पाकिस्तान आके माजरत करनी चाहिए कि जनाब हमसे गलती होगी हमारा। अब वो कह रहे हैं कि जी नहीं वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए, हम सिस्तान में वो जो ग्रुप थे जैश अदल के, वो एक्चुअली जैश अदल के ग्रुप जो है, जो भी दहशतगर्द ग्रुप है वो तो ईरान की सरजमीन पर है और उनको मार रहे थे। पता नहीं उन्होंने क्या किए, रोग एलिमेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़हन में रखें, 2 दिन पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वाज इन ईरान, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ईरान अब ये तो उनके जो रोग एलिमेंट्स हैं वो दहशतगर्दी के एक्सपोर्ट तो करते हैं। आप मुझे ये बताएं, जब कुलभूषण जाधव को रॉ का जो अपना बेस था चाबहार में, क्या ईरानियंस को पता नहीं था? आई एम श्योर ईरानियंस को पता था, लेकिन वो वहां से हमले होते थे बलूचिस्तान में और कराची में। बहरहाल पाकिस्तान आर्मी, हमारी सिक्योरिटी, आईएसआई, तमाम एजेंसी उस नेटवर्क को डिस्ट्रॉय किया। कुलभूषण आज भी हमारी कैद में अवेटिंग अ डेथ सेंटेंस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके हमने इंडियंस को एक्सपोज किया। पाकिस्तान उस वक्त भी चाहता तो जनाब हम चाबहार पे अपने मिसाइल दाग सकते थे, लेकिन नहीं। हम हमेशा कहते हैं ईरान इज अ ब्रदर इस्लामिक नेबर, उनके इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट शेयर्ड इंटरेस्ट है। दहशतगर्दी अगर इस इलाके में है, हम मिल के बैठ के जो है अपना इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जॉइंट एक्शन करके मामला को कर सकते हैं। इस मर्तबा उन्होंने अगर बदमाशी की है, रोग एक्शन किया, तो यूनिलैटरल एक्शन था। सो मैं समझता हूं कि इसमें अब नोट करें, अफगानिस्तान में जो बेस्ड है के लोग, उनको इंडियंस और अफगान गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ हमले केपी और बलूचिस्तान में। इसी तरह अब ये चीन ने मुदाखलत की टू डी एस्केलेट द सिचुएशन। देखें जी, पहली बात तो यह है कि हमने तो जो एक पार्ट 1 ऑफ द रिस्पांस तो कर दिया, उनको बता दिया कि बाद आ जाओ अगर इस तरह की ये। मैं समझता हूं उनको इस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर को, उनके आर्मी चीफ ऑफ के, जो भी आपके एट द हाईएस्ट लेवल, उनको पाकिस्तान I am out of time, ब्रिगेडियर साहब, माजरत चाहता हूं, आई एम सो सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम सियासी शतरंज का वक्त तमाम होता है। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।